हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम देख लेते हैं किन पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जिनमें इस चैप्टर को बांटा गया। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और उसको क्योर करने के लिए आप बोल सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजीज आप लगाओगे या फिर कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगला टॉपिक जो है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, ये टॉपिक है। तीसरा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जिसे आप बोलते हो MTP प्रोग्राम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चौथा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। और पांचवा और अंतिम टॉपिक जिसे आपको पढ़ना है वो है इनफर्टिलिटी। तो इन टॉपिक्स के अंतर्गत ये पूरा चैप्टर बटा हुआ है और हम उन्हें अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर कहीं अच्छे से पढ़ ही लेंगे, ठीक है। कोशिश तो करना बेकार ही है, पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए इसमें सीधे सीधे कह रहा है कि यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट फंक्शंस इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके फंक्शंस के बारे में अच्छे से देख लिया। ये बहुत ज़्यादा पीला हो गया है, हल्का रेड चाहिए, ठीक है। अब इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, अब इस चैप्टर में हम उससे क्लोजली रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको हम पढ़ेंगे। किससे क्लोजली रिलेटेड टॉपिक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको हम पढ़ेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, इस टर्म से आप समझते क्या हो। ये टर्म सिंपली रेफर करता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी है और उसकी फंक्शनिंग बेहतरीन है। हाउएवर इट हैज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड्स इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। फिर भी आप कह सकते हो कि इसमें कुछ और भी पर्सपेक्टिव जुड़ते हैं जिसके अंतर्गत आता है आपका इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट। किसका, रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी इसके अंतर्गत आता है। और अब यहाँ पे आप जानेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कि किसी को भी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तब कहोगे जब वो सारे एस्पेक्ट को टिक करता हो, यानी कि रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट को जो टिक करता है वही रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाएगा। तो कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, ज़्यादातर एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट। तो ये चार एस्पेक्ट को जो भी पूरा करता है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि एक सोसाइटी जहाँ पे लोग फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल हो, फिजिकली और फंक्शनली मतलब जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर बॉडी है वो हर तरीके से कैसा हो, फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल हो। किसका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है। और इमोशनली ठीक ठाक हों, अच्छे हों, बिहेवियरल रूप में इंटरेक्शन करते हों। किसके बारे में, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में। और इसी को आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहोगे। इसका मतलब ये कि कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि ये पर्सन या फिर ये सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है या नहीं है। अगर कहीं पे भी लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिजिकली और फंक्शनली काम नहीं करते हैं अच्छे से, तो जाहिर सी बात है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ डैमेज होगा। लेकिन बात हो रहा है कि अगर ये दोनों बेहतर हों तो क्या आप कहोगे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी? नहीं, आप बोल सकते हो कि हाँ ऑफस्प्रिंग तो ला सकते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग लाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि इमोशनल और बिहेवियरल उनके इंटरेक्शंस अच्छे हों। बिहेवियरल इंटरेक्शन मतलब कि
कि आपके सोसाइटी में सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट पे बात होती हो, क्या हमारे सोसाइटी में वो चीज़ें होती हैं? नहीं, यानी कि हमारी, अगर हम कहें नॉर्मल रूप में कि क्या हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, मे बी यस, मे बी नो, आप दोनों बातें कह सकते हो, क्योंकि ये आप ऐसे सोसाइटी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कुछ जगहों पे ओपननेस है, लोग, पीपल आर इंटरेक्टिंग विद देमसेल्व्स ऑन सच टॉपिक्स। तो हाँ, कुछ जगहों पे आप बोल सकते हो कि हाँ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, बट हाँ कुछ जगहों पे ये भी है कि कंजर्वेटिज्म, एक सब आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी कंजर्वेटिव टाइप की मान सकता है, तो हाँ वहाँ पे नहीं है। Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? क्यों ये ज़रूरी है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करें, और अगर हमको करना भी है तो कौन से मेथड है जिनके यूज करके आप इस काम को कर सकते हो? ठीक है, इसको हम देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेटेजीज आप अपना सकते हो सही करने के लिए। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि इंडिया वॉज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन दी टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। यानी कि इंडिया पहला ऐसा विश्व का देश था जिसने एक्शन प्लान स्टार्ट किया, किसके रिगार्डिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोग्राम्स लाए और अलग अलग चीज़ें लाई, किस जगह पे, नेशनल लेवल पे, और इसे एक सोशल गोल बनाया, किसे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसे आप FPP कहते हो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और ये कब इनिशिएट हुआ था, 1951 में, और पेरियोडिकली एसेस किया गया पास्ट डिकेड्स में, मतलब पिछले कई दशकों में इसको एसेस किया गया। एसेस मतलब क्या, जांचा गया, कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाई गई, कुछ ऐड किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए, यही आप बोल सकते हो कि असेसमेंट हुई पुराने FPPs में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर, जस्ट अ सेकेंड, wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care program। तो यानी कि जो पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था उसी का 2.0 वर्जन ला दिया गया है RCH के रूप में। RCH के रूप में क्या लाया गया है, एक इम्प्रूव प्रोग्राम लाया गया है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। क्या नाम है इसका, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, RCH नाम से अब इसे इम्प्रूव करके लोगों में लाया गया है। आगे क्या कह रहा है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स। क्या कह रहा है कि लोगों में अवेयरनेस लाना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे या फिर कहें अलग अलग एस्पेक्ट पे लोगों के मानसिकता में अवेयरनेस लाना, या फिर कहें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एंड सपोर्ट भी देना, किस लिए, बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, यानी कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए अलग अलग तरीके का सपोर्ट देना, फैसिलिटीज़ देना, यही RCH के मेजर टास्क थे, या फिर कहें हैं अभी भी। अच्छा, अब कह रहा है कि ये सारी चीज़ें हुई कैसे, ये सारी चीज़ों के लिए कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। यानी कि ऑडियो विजुअल मेथड से, प्रिंट मीडिया का यूज करके, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का यूज करके अलग अलग टाइप के स्टेप्स लिए गए जिससे कि लोगों में अवेयरनेस लाया गया, किससे रिलेटेड, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट से। इसलिए आप देखोगे आज भी आपके जो
जो बसेस होते हैं, जो सरकारी बसेस होते हैं, रोडवेज बसेस होते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के प्रचार करते रहते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही रिलेटेड कॉन्डम्स के प्रचार हैं, फैमिली प्लानिंग के प्रचार हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट के। ठीक है, आगे कह रहा है कि पेरेंट्स कॉमा कर दिया है, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव ए मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। सी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बुक में तो एक छोटे से चैप्टर के रूप में दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशंस होनी चाहिए, इवन इन फैमिलीज़। एक टाइम बाद आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए या फिर ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे आप ओपनली इनके बारे में बात करो। अगर आप नहीं करते हो, यानी कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो वो बच्चे किसी और से इंटरेक्ट करते हैं इसके बारे में सीखने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सामने सिखाने वाला है वो एक जेन्युइन पर्सन हो जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड एक वैलिड इंफॉर्मेशन उस बच्चे को दे। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स एक मेजर रोल अदा करें इन इंफॉर्मेशन को देने के लिए, या फिर कहें सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, या फिर कहें प्रॉपर ढंग से नॉलेज गेन करने के लिए। सी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स मे बी और मे बी नॉट आउट ऑफ 100 बहुत कम ही ऐसे होते हैं कि जो आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देंगे। मोस्ट ऑफन देन नॉट आपको गलत इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। तो इसमें मुझे लगता है कि दो लोगों का सबसे प्राइमरी रोल होता है, एक टीचर, एक पेरेंट्स। सो ये उन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स, रिप्रोडक्शन रिलेटेड टॉपिक, इनके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन हो। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in the myths and having misconceptions about sex related aspects. See, क्लास 7 से या क्लास 8 से आपके टॉपिक में, आपके बुक के, आपके सिलेबस में ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड टॉपिक्स आने शुरू हो जाते हैं। बट मेल में आप बोल सकते हो कि प्यूबर्टी या फिर कहें एडोलसेंस 7th 8th 6th उस क्लास से स्टार्ट होता है। बट आज की जनरेशन में मोबाइल, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, गैजेट्स, इन सारे चीज़ों की वजह से प्यूबर्टी पहले हिट कर रही है। तो होना क्या चाहिए कि सेक्स एजुकेशन को आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपके सिलेबस में सेक्स एजुकेशन और सेक्स, दीज आर फार डिफरेंट थिंग। सेक्स एजुकेशन आप अगर क्लास 12th के बच्चों को देने जा रहे हो जो कि क्लास 12th से पहले कुछ नहीं सीखा है, जो कि क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 9, क्लास 6 इन जगहों पे नहीं सीखा है, गलत इन्फॉर्मेशन लेके आया, वो पहले से ही कहीं सीख के आया है। उस वक्त जब आप बच्चों को एक नए टॉपिक एज ए सेक्स एजुकेशन पढ़ाओगे तो वो टैबू टॉपिक होगा और ज़्यादातर ये मजाक का पात्र ही बनेगा। बट अगर आप बचपन से ही इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना शुरू करोगे, सिखाना शुरू करोगे, पीरियड पे चर्चा होनी शुरू होगी, पैड्स, अलग अलग टाइप के मेथड्स, टेम्पॉन्स, इन सारी चीज़ों पे जब आपके सोसाइटी में डिस्कशन शुरू होगा, जब आपके स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन बहुत छोटे से नॉर्मलाइज किया जाएगा, कोएड का प्रॉपर डेफिनेशन जब फॉलो किया जाएगा, तभी जाके एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनेगी। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एडोलसेंस और इनसे रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जब आप बात करोगे, वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन दी एडोलसेंट एज ग्रुप टू लीड टू ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। वही बात यहाँ भी कह रहा है कि जब लोगों को प्रॉपर
इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एडोलसेंस यानी जवानी के बारे में, रिलेटेड चेंजेस यानी इनसे रिलेटेड आपकी बॉडी में क्या चेंज होते हैं। सी एडोलसेंस में आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, मेल फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग टाइप के। उनके साथ कैसे कोप करना है उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसको जब तक हमारे सिलेबस में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा तब तक प्रॉब्लम चलती रहेगी। आज हमारे सोसाइटी में आई एम टेकिंग सम टाइम, सो या आप अगर सुनना चाहें तो बिल्कुल सुन सकते हो, अदरवाइज आप स्किप करके आगे जा सकते हो, बहुत जाहिर सी बात है। आज के टाइम पे हमारे सोसाइटी में रेप, छेड़खानी और भी अलग अलग टाइप के सोशल एविल्स मौजूद, बहुत जाहिर सी बात है। मैंने कहीं सुना था, मैंने पढ़ा भी और मुझे भी ऐसा लगता है, मेरी अपनी मतलब उस थिंकिंग से मैं अलाइन करता हूँ कि जब तक फीमेल्स की बॉडी या फिर फीमेल्स मेल से अननोन रहेंगी, डज इट मीन कि फीमेल्स ओपन रहे, न्यूड रहे? आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि जब तक आप फीमेल और मेल को एक साथ डेवलप करने की कोशिश नहीं करोगे, एक साथ उनकी चीज़ों को डिस्कस करना नहीं शुरू करोगे, जब तक आप इक्वालिटी लाने की कोशिश नहीं, इक्वालिटी मीन्स व्हाट? इक्वालिटी मीन्स आप सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ, सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस होती है, उन बेसिस पे जब तक आप काम नहीं करोगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मीन्स आपके सारे टाइप के बिहेवियर में, इमोशन में, आपके कैरेक्टर में, सब में चेंज होना चाहिए। चेंज इन द सेंस ये एक ढंग का पर्सन होना चाहिए विद हैविंग प्रॉपर बिहेवियर, प्रॉपर इमोशनल स्टेट, रिप्रोडक्टिवली ऑर्गन शुड बी हेल्दी फिजिकली एंड फंक्शनली। तो इन सारी चीज़ों को जब तक आप एक साथ नहीं लाओगे तब तक जो सोशल एविल्स हैं वो भी नहीं हटेंगे। सोशल एविल्स हटाने का एक मुझे जो तरीका लगता है कि छोटे छोटे बच्चों में आप कोएड लाएं। कोएड इन द सेंस क्लास में तो सेम बैठते ही हैं, जब तक साथ ना बैठे, जब तक साथ में डेवलप ना करें, जब तक चीज़ों को बताया ना जाए, छोटे बच्चों को ना बताया जाए, गलत सही मोरालिटी, इन सारी चीज़ों से जब तक बच्चों को ना जोड़ा जाए तब तक आई थिंक हमारे सोसाइटी में सोशल एविल्स एग्जिस्ट करेंगे। और इनको हटाने में सबसे मेजर रोल जिनका होगा वो पेरेंट्स और टीचर्स का होगा। एक मेरे मन में है कि मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स के साथ भी कुछ इश्यूज हैं कि अगर आपके सिलेबस में आप सेक्स एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करते हो तो द पेरेंट्स विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जेक्ट अगेंस्ट इट। Sex education is far different from nudity, obscenity, or you say whatever, adultery. It's far different thing. So yeah, body ना जाए, हम चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स को आप एजुकेट करो। ठीक है, एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, यानी कि धीरे धीरे जो मैरिजेबल एज ग्रुप में जा रहे हैं उनको भी एजुकेट करना जरूरी है। अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, उनके बारे में आपको नॉलेज देना जरूरी है। केयर ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर, आप व्हाट पीपल थिंक कि मेल है फीमेल है दोनों कॉपुलेट करें, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, दैट्स इट। नो, दैट इज नॉट इट। स्ट्रगल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। आपको पता होना चाहिए पोस्ट नेटल और प्री नेटल केयर के बारे में। आपको एक प्रेग्नेंट मदर को कैसे केयर करते हैं, कैसे उनके साथ प्रॉब्लम्स चलती हैं, उनको समझ नहीं आना चाहिए एज अ मेल। तो ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशन से ही मिलेगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो फीमेल ऑफन स्ट्रगल्स व्हेन दे आर इन लेबर। ओके, आगे चलते हैं। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, यानी पोस्ट नेटल मतलब क्या? पोस्ट मतलब बाद में, बच्चे के डिलीवरी के बाद में मदर का और बच्चों का कैसे केयर करें। प्री नेटल केयर मीन्स जब फीमेल ने डिलीवरी नहीं करी है, यानी कि अभी वो प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे आप कैसे मदर का केयर करते हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस है? Equal opportunities for the male and female child would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size। ठीक है,
अच्छा, ये कुछ और चीज़ें कह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि आज के टाइम पे अलग अलग टाइप के मिथ्स मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा सोसाइटी में कि ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड एज वेल एज मदर फॉर मेनी रीजन्स, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, जिनके बारे में आप आगे जानोगे। आगे क्या कह रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मैंने बोला ना कि आप एक एस्पेक्ट पे नहीं डिसाइड करोगे कि कोई सोसाइटी या कोई पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है या नहीं। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में अवेलेबल होनी चाहिए। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज, और ये डिजायर्ड साइज के होंगे। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल लेवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एटसेट्रा। और किन चीज़ों के बारे में सिखाना चाहिए? अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम? अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। एक मेल प्यूबर्टी हिट करने से लेके 80 एज तक ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि लगातार वो स्पर्म रिलीज कर सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती रहती है। फीमेल का मेनोपॉज 50 तक आता है, एवरी मंथ एक ओवम रिलीज होता है। अब इट डजंट मीन कि आप हर महीने कॉपुलेट करके एक बच्चा प्रोड्यूस करो। आपको पता है कि इस पृथ्वी पे, इस धरती पे रिसोर्सेस आर लिमिटेड, पीपल आर a lot of population is very much। तो कम रिसोर्सेज के साथ आपको ज़्यादा लोगों को पालना है। इट्स टफ, इट्स रियली डिफिकल्ट एंड एक सीरियस प्रॉब्लम कॉज होता है। इसकी वजह से आज भी जगहों पे भुखमरी की स्थितियाँ हैं। तो अगर हमारी सोसाइटी इसके बारे में नहीं अवेयर होगी, नहीं सीखेगी कि एक सोसाइटी में, एक देश में पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, कंट्रोल पॉपुलेशन किसे कहते हैं, या फिर किस तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे अब कहीं पे किसी देश में फर्टिलिटी रेशियो कम है, पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे 2 या 3 बच्चे ऑन एन एवरेज चल जाते हैं, ठीक है। हमारे देश में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यंगर पॉपुलेशन है, वहाँ पे आपको 3 बच्चों की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हमारे यहाँ एक प्लानिंग आती है, हम 2 हमारे 2, यानी जितने आए उतने गए, यानी कि एक मेल एक फीमेल आए तो 2 ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके निकाले और देन दे डिसेप्ट। तो इसके बारे में भी जब तक सोसाइटी में नॉलेज नहीं आएगा तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इसके बाद में कह रहा है कि सोशल लेवल्स जैसे सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इनके बारे में भी जानकारी आपके सोसाइटी में मिलनी चाहिए। नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्डिंग अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह रहा है कि हमने बड़ी बड़ी बातें कर तो दी कि हमें ये चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन हमने बात कर दी, बट हाउ वुड यू अटेन दैट आइडियल सिचुएशन? इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी चाहिए, इसके लिए आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टी चाहिए, क्योंकि एक मेरे जैसा अनएजुकेटेड पर्सन मीन्स व्हाट, इस टॉपिक पे मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है,
तो मेरे जैसा अनएजुकेटेड पर्सन अगर इस टॉपिक पे नॉलेज देगा, यानी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज नहीं रहेगी, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मजाक का पात्र अलग बनेंगे। नॉलेज ना रहने पे मैं गलत नॉलेज दूंगा, क्योंकि इस नॉलेज से, यानी कि इस टॉपिक की बात करने पे अगर कहें कि सेक्स रिलेटेड चीज़ों के बारे में अगर हम गलत नॉलेज जनता में दे देते हैं, तो इसके हमको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दैट मीन कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और सही नॉलेज ही जनता में जाना चाहिए। इसी वजह से आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है, साथ में मटेरियल सपोर्ट। अगर आप कहते हो कि आपको पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है, तो क्या आप सोसाइटी में पॉपुलेशन बंद कर दोगे? नहीं। पॉपुलेशन इज ए नीड लाइक ए फूड एंड वाटर, इट्स फैक्ट। दैट मीन्स आपके पास मटेरियल होना चाहिए एज कॉन्डम और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन को बचाने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड्स होने चाहिए। सो फॉर दैट आपको उसके लिए मटेरियल सपोर्ट लगेगा। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraceptions, menstrual problems। क्या कह रहा है? ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। किस लिए? मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट कि आपके सोसाइटी में पीपल की केयर हो सके। किस चीज़ में? रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जैसे कि जो प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में आते हैं, डिलीवरी के टाइम आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में होती हैं, एबॉर्शंस में होता है, या फिर कॉन्ट्रासेप्शन या मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम में होता है। साथ में एक और चीज़ अंतिम में जोड़ा है, इनफर्टिलिटी। Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people। बेटर टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन और नई स्ट्रेटजीज को समय समय पे लगाना जरूरी होता है। किस लिए? टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। अच्छा, अब आप बोलोगे क्यों? अभी हम बोल रहे हैं कि हम दो हमारे दो, ओके, लेट्स से हम अभी 2025 में हम दो हमारे दो बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग हो गई, यानी कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लिनेशन की तरफ जा रही है। ओल्डर पीपल ज़्यादा हैं हमारे देश में, यंगर कम हैं। उस समय पे आपको इनको इस प्रोग्राम को बदलना पड़ेगा। आप उस समय हम दो हमारे दो प्रोग्राम पे नहीं चल सकते, क्योंकि उस टाइम पे आपके देश में पॉपुलेशन की ज़रूरत है। चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल करा, बट आज के टाइम पे ओल्ड एज वहाँ जाते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे अब फिर से बच्चे पैदा करना पड़ रहा है इन द सेंस कि वहाँ पे अब बच्चा पैदा करने पे शायद वहाँ पे या जापान पे मिसिंग कि वहाँ पे या जापान पे कहीं पे जब आप बच्चे पैदा करते हो तो आपको कुछ इंसेंटिव्स टाइप कुछ दिए जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपको समय समय पे चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत होती है, अपने प्रोग्राम्स में चेंजेस की ज़रूरत होती है, तभी आप एक प्रॉपर सोसाइटी को जो कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो वो आप बना पाएंगे। Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing means of female feticide, massive child immunization, etc. देखिए, एमिनोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसका यूज करके आप देखिए, इस प्रोसेस का जनरली यूज किस लिए किया जाता है? देखिए, फीटल सेल्स को निकाला जाता है इंजेक्शन के थ्रू। इसका यूज ज़्यादातर रूप से कि आपको पता चल जाए कि ये जो बेबी आएगा वो कौन कौन से डिजीज़ेस के साथ होगा। डिजीज़ेस इन द सेंस कि उस पूरे डीएनए
प्रिंटिंग टाइप का करने के लिए कि क्या क्या उसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, क्या कोई डिजीजेज ये कैरी करेगा, तो उसके जांच करने के लिए ये काम करा गया था, एमिनो सिंथेसिस। बट इसका यूज किया जाने लगा किस लिए? फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड कोई वो नहीं है। फीमेल फिटिसाइड मीन्स क्या? बच्चे को मारना। कौन से? फीमेल फिटस को मारना। इसका काम किस लिए किया जाने लगा? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। प्रोसेस तो ये है, प्रोसेस तो ये था कि अमीनो सिंथेसिस का यूज करके सेक्स डिटर्मिनेशन किए गए। तो अगर फीमेल है तो क्या करते थे? फिटिसाइड करा देते थे, यानी कि भ्रूण हत्या जिसे आप बोलते हो। जो भ्रूण रहता है उस बच्चे को अबॉर्शन करा देते, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के तरीके के कुछ प्रोग्राम्स आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। ठीक है, इन एमिनो सिंथेसिस, देखिए यहाँ पे एमिनो सिंथेसिस को एक्सप्लेन किया गया कि एमिनो सिंथेसिस में कुछ एमिनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स। फीटल सेल्स को एनालाइज करने के लिए कुछ सेल्स लिए जाते हैं, एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो उसके अंदर होता है। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसके लिए जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ दिए गए हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन चीज़ों के बारे में पता कराने के लिए किया गया। टू डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटस, दैट मीन्स कि अगर आप फिटस में बच्चे को रख रहे हो, तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता रहेगा तो आप एक प्रॉपर आप ऐसे कर सकते हो कि फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो कि इस फिटस के जीने का क्या चांसेस है। जीने का इन द सेंस कि ये फिटस सरवाइव करेगा कि नहीं, इसके बारे में आपको प्रॉपर एक जानकारी मिल जाएगी इसकी वजह से। बट इसका दुरुपयोग किया जाने लगा। कह रहा कि रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स और टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, कह रहा कि रिसर्चेस अलग अलग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ के बारे में रिसर्च किया गया या फिर कहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, यानी जिसे आप NGOs टाइप के बोलते हो, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन, उनका हेल्प लिया गया। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं या फिर क्या किए हैं कि अलग अलग मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं, नए नए मेथड्स के बारे में बता रहे हैं या फिर पुराने मेथड्स को ही प्रॉपर ढंग से इम्प्रोवाइज करा रहे हैं। किस लिए करा रहे हैं? सो दैट कि आपका सोसाइटी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन सके या फिर कहीं हेल्दी सोसाइटी बन सके। डू यू नो, क्या आपको पता है किसके बारे में? सहेली एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फॉर द फीमेल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मतलब जिसे आप खा सकते हो फीमेल के लिए, जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा। तो बहुत जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट ही डेवलप करते हैं। कहाँ के साइंटिस्ट? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, लखनऊ में स्थित है। किस लिए? फॉर बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। इनके रिलेटेड मैटर्स के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, यानी कि जो डिलीवरीज पहले होता था गांव में, औरतें होती थी जो डिलीवरी कराती थी, बट आज के टाइम पे मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज होती हैं, यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल्स ये काम कराते हैं। एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर मतलब बर्थ के बाद का केयर जो कि बेटर हो। सो दैट ये चीज़ें जब होने लगी तो इससे क्या हुआ? मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स में डिक्लाइन है, डिक्लाइन है। मीन्स व्हाट? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या? माँ का मरना। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स व्हाट? एक बच्चे की डेथ, बच्चे का मरना। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। इनके फायदे देखिए, ये सारी चीज़ें हुई। इसके साथ में छोटे फैमिली,
स्लोगन्स लाए गए, जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरीके से। तो कह रहा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स का नंबर बढ़ा। कैसे कपल्स? विद स्मॉल फैमिलीज, छोटी फैमिलीज। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का बेटर डिटेक्शन हो रहा है और प्रॉपर क्योर हो रहा है। एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि सभी टाइप के सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बेटर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जा रही है। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड हेल्थ ऑफ सोसाइटी। ऑल इंडिकेट, ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं? इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, जो कि अब पहले के मुकाबले हमारा सोसाइटी है। आई एम नॉट सेइंग इट्स परफेक्ट बट इट इज़। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ गए, जो कि है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, यानी कि आप अपने पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज करोगे और बर्थ कंट्रोल के क्या क्या मेथड्स मौजूद हैं। ये तो अब हम सीखते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल की। पॉपुलेशन को आप कैसे स्टेबल करोगे और क्या क्या आपके पास बर्थ कंट्रोल के मेथड्स मौजूद हैं। ठीक है, इन लास्ट सेंचुरी, पिछले सदी में, एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। ये तो बहुत जाहिर सी बात है, सब इसको समझ गए। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ये सारी सुविधाएं मिलने की वजह से, बेटर लिविंग कंडीशन होने की वजह से एक एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ पे। किस पे? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे। क्या इम्पैक्ट हुआ है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, यानी 2000 मिलियन इन 1900। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1900 के समय में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? तो आपको याद होना चाहिए कि 2 बिलियन थी, यानी कि 2000 मिलियन थी, जो कि 1900 में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी और 6 बिलियन हो गई। 2000 आते आते 6 बिलियन हो गई। ठीक है, एंड 7.2 बिलियन इन 2011, यानी इतने के बीच में 7.2 बिलियन हो गई। तो देखिए किस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। एक सिमिलर ट्रेंड भारत में भी देखा गया। क्या? हमारा पॉपुलेशन जो कि था 350 मिलियन, किस समय पे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 1900 की सदी में विश्व की पॉपुलेशन कितनी थी? तब आपको पता होना चाहिए कि 2 बिलियन थी, यानी कि 2000 मिलियन थी। 2000 आते आते वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई। 2011 आते आते कितनी हो गई? 7.2 बिलियन हो गई। और ये चीज़ जब इंडिया के बारे में कहा जाएगा, तब क्या कहा जाएगा कि पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के वक्त, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त पे 350 मिलियन भारत की पॉपुलेशन थी। ठीक है, इंडिपेंडेंस रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय दी 2000, यानी कि 2000 आते आते तक क्या किया? मिलियन से बिलियन को टच करने लगा 2000 आते आते, एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011, यानी मई 2011 आते आते 1.2 बिलियन को भी क्रॉस कर गया। एक बहुत रैपिड डिक्लाइन देखा गया है डेथ रेट में, मृत्यु दर में बहुत रैपिड डिक्लाइन देखा गया है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, यानी कि प्रेगनेंसी ऐसे बोल सकते हैं कि जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उनकी डेथ में डिक्लाइन देखा गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चे जन्मते हैं, नवजातों का मृत्यु दर, वो भी कम हुआ है। एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन्स फॉर दिस थ्रू our reproductive child health programs. Though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. फिर से समझते हैं क्या कह रहा है। कह ये रहा है कि देखिए एक बहुत रैपिड डिक्लाइन हुआ डेथ रेट में, किसके? मैटरनल और इन्फेंट के। इसके साथ में
जो रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग हैं हमारे देश में वो भी बढ़ गए। ये कुछ पॉसिबल रीज़न बताए जाते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया, ग्रोथ इतना हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ इतना हो गया। अब कह रहा है कि हमारा जो चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था, इसके लिए देखिए, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इट ओनली बाई मार्जिनल, यानी कि RCH का यूज करके हम ये जो पॉपुलेशन थी इसमें बहुत मार्जिनल सा चेंज लाए, बहुत मार्जिनल सा डिक्लाइन ला पाए। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था, 2% था। 2% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, यानी कि 20/1000 पर ईयर। क्या इसका मतलब है बताते, देखिए, अ रेट एट विच पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, ऐसा पॉपुलेशन रेट जिसको आप ऐसे बोल सकते हो जिसके ऊपर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। यानी कि अगर आप बोल सकते हो कि एक सोसाइटी में 1000 लोग हैं तो 20 लोग एक्स्ट्रा हर साल और ऐड होते हैं। फिर से समझिए, 20% से 2% से बढ़ना मतलब कि अगर 1000 लोगों का एक देश है लेट से, तो हर साल के एंड में या फिर हर साल खत्म होने पे उसमें 20 लोग और आ जाते हैं, यानी कि 20 लोग उस सोसाइटी या फिर कहें उस देश में हो जाते हैं। तो इस रेट से जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, that is food, shelter and clothing। वही बात जो मैंने पहले बताई कि इस रेट से अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो जो बेसिक नीड्स है यानी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इनकी भी कमी आ जाएगी। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज, देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इस वजह से गवर्नमेंट क्या हुई, फोर्सफुली, आप ऐसे समझ सकते हो, मजबूर हो गई कुछ कंस्ट्रक्टिव मेजर्स को अपनाने के लिए। तो इनके अनुसार सबसे इम्पॉर्टेंट सेटअप क्या था जो इन्होंने गवर्नमेंट ने लिया, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सबसे पहले मोटिवेट किया लोगों को, छोटी फैमिली बनाओ, स्मॉलर फैमिली। कैसे बनाओगे, चूँकि पॉपुलेशन चलता रहेगा तो आप कैसे छोटी फैमिली बनाओगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या, यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल्स एक्सेट्रा, यानी कि बसों पे, टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह पे आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के एडवर्टाइजमेंट सुनते रहते हो। सुइंग क्या बताता है, कपल विथ 2 चिल्ड्रन, हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन, जो कि स्लोगन ही है हम दो हमारे दो, V2R2, यानी हम एक मदर एक फादर, इन दोनों से ही 2 चाइल्ड आ गए, दैट इज अ हैप्पी फैमिली। मेनी कपल्स, ज़्यादातर कपल मोस्टली जो कि यंग है, अर्बन है, वर्किंग काम करने वाले हैं, इन लोगों ने एक चाइल्ड नॉर्म को भी अपना लिया है। यानी कि जो बहुत वर्किंग क्लास है वो क्या कर रही है, एक चाइल्ड नॉर्म। नॉर्मली तो हम दो हमारे दो तो ठीक है, बट जो वर्किंग क्लास है वो चूँकि बच्चों को टाइम नहीं दे सकते और अलग अलग रीजन्स होते हैं, उनको एक चाइल्ड नॉर्म के ऊपर यानी कि वो एक चाइल्ड ही प्रोड्यूस करते हैं। Statutory rising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 years, यानी कि क्या किया गया, मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया गया। ठीक है, यानी कि फीमेल 18 ईयर्स पे मैरी कर सकती हैं और मेल को मैरी करने के लिए एट लीस्ट 21 ईयर्स होना चाहिए। और इंसेंटिव्स भी दिए गए किसको, कपल्स को जो कि छोटे फैमिली से हैं। आर 2 ऑफ द मेजर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम, ये कुछ मेजर आप बोल सकते हो स्टेप्स लिए गए जिसके अंदर क्या कहा गया, एक तो मैरिजेबल एज बढ़ाया गया, दूसरा इंसेंटिव्स। ठीक है,
ये दो बड़े मेजर लिए गए सो दैट कि आप पॉपुलेशन पे कुछ ब्रेक लगा सको। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। क्या है? अच्छा, उससे पहले इसने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव को ही डिफाइन किया कि आप आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसे कहेंगे। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली हो, ईजिली आसानी से मिल जाता हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, जो कि ना के बराबर या फिर कहीं बहुत ही माइन्यूट साइड इफेक्ट हो, एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव, यानी कि पॉपुलेशन में भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, डिज़ायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूथ। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आपके कॉन्ट्रासेप्टिव की। देखिए, एक बहुत वाइड रेंज में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए गए जिसके जो कि आज के समय में अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग ग्रुप या फिर कई कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला कहा गया है नेचुरल या ट्रेडिशनल। अलग अलग टाइप के आपके कॉन्ट्रासेप्टिव बताए गए हैं, जैसे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, बैरियर मेथड है, आईयूडीज है यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिन्हें आप खाते हो, इंजेक्टेबल है जो कि इंजेक्ट करते हो, इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांट से जो कि इम्प्लांट करते हो, सर्जिकल मेथड्स हैं जिससे आप प्रेगनेंसी से या फिर कहें अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हो। आइए देखते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ये है कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके ओवम को स्पर्म से ना मिलने दिया जाए। नेचुरली किसी तरीके से हम ओवम को ओवम को नहीं, क्योंकि ओवम तो नॉन मोटाइल होता है, स्पर्म को ओवम से ना मिलने दिया जाए। कैसे? सबसे पहला कह रहा है पेरियोडिक एब्सेंस is one of such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है पीरियोडिक एब्सेंस में? इसमें कह रहा है कि कपल जो होते हैं वो पॉपुलेशन से बचते हैं। कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिन के बीच में। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस टाइम पे ओव्यूलेशन होना होता है और जो फीमेल होती है वो बहुत फर्टाइल होती हैं उस वक्त पे। एज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड एज फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम द क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। यानी इस वक्त पॉपुलेशन ना करने से आपका जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो डिक्लाइन हो जाते, कम हो जाते हैं। अगला मेथड है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट्स मेथड। विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट्स मेथड ये क्या है? ये अलग टाइप का मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, मेल पार्टनर पीनस को वजाइना से जस्ट पहले बाहर निकाल लेता है। कब? वजाइना से पीनस बाहर निकाल लेता है इजैकुलेशन होने के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर, सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। यानी कि इंसेमिनेशन क्या होता है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, स्पर्म का अंदर जाना, फीमेल ट्रैक्ट से अंदर जाना, दैट इज इंसेमिनेशन। तो इनसे बचाने के लिए क्या तरीका है कि जब मेल डिस्चार्ज होने की एट पॉइंट पे हो, यानी कि जब मेल पार्टनर इजैकुलेशन के टाइम पे हो, उससे मतलब इजैकुलेशन होने वाला हो, उसे जस्ट बिफोर अपने पीनस को अवॉइड कर ले, बाहर निकाल ले वजाइना से। तो इससे भी क्या होगा, जो स्पर्म का ओवम से मिलन है वो रुक जाएगा। तो इससे भी आप बचा सकते हो। अगला है लैक्टेशनल एमेनेरिया। ये क्या होता है लैक्टेशनल एमेनेरिया? इसमें होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशनल एमेनेरिया में क्या होता है, उस वक्त आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। कब? Method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। यानी कि बच्चा पैदा होने से लेके मतलब बच्चा पैदा होने के बाद में क्या होता है, जब इंटेंस लैक्टेशन होता है, जब बहुत ज़्यादा
दूध पिलाती है माँ बच्चे को, तो उस वक्त पे ओव्यूलेशन रुक जाता है, ठीक है। देयरफॉर एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली, यानी कि उस वक्त तक जब तक माँ अपने बच्चे को पूरी तरीके से दूध पिलाती है, यानी बच्चे का पेट भर जाता है उसके दूध से, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 6 और 7 मंथ तक, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल, यानी कि उस टाइम तक कॉपुलेशन करने पे जो प्रेगनेंसी कंसीव होते, जो कंसेप्शन होता है वो नहीं होगा, निल होता, ऑलमोस्ट निल। यानी कि इन सभी मेथड में, यानी जो आप नेचुरल मेथड पढ़ रहे हो, एक तो आपने बोला कि इजैकुलेशन से जस्ट पहले विड्रॉ कर लो, एक मेथड ये था। दूसरा था कि आप ओव्यूलेशन के टाइम से पहले, यहाँ देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे, ओव्यूलेशन के टाइम से पहले 10 से 17 दिन के बीच में आप कॉपुलेशन ना करो, तो इन सबसे बेटर मेथड जो है लैक्टेशनल एमेनेरिया का मेथड है। हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन, यानी बच्चे को डिलीवरी के 6 महीने तक ही ये मेथड काम करता है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज इन दिस मेथड, ना मेडिसिन यूज है ना कोई डिवाइस यूज है, इसलिए साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट निल के बराबर होते हैं, यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई, ये याद होना चाहिए कि इन चीज़ों के फेल होने के चांस बहुत हाई होते हैं। अगला मेथड पढ़ते हैं। अगला मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। यानी कि स्पर्म और ओवम को मिलने से रोका जाता है बाय यूजिंग सम बैरियर्स। कुछ बैरियर्स के बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा, बैरियर्स मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ देखिए, फीमेल के लिए कॉन्डम अवेलेबल है, मेल के लिए भी कॉन्डम अवेलेबल है। कह रहा है कि कॉन्डम्स आर बैरियर्स मेड अप ऑफ थिन रबर, बहुत पतले रबर का बना होता है। लेटेक्स शीट होती है जो कि यूज किया जाता है पीनस, या फिर यहाँ पे सबसे पहले पीनस की बात की जाती है, पीनस को कवर करने के लिए, या फिर वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वजाइना या फिर सर्विक्स को कवर करने के लिए यूज किया जाता है जस्ट बिफोर क्वाइटस, क्वाइटस से जस्ट पहले, सो दैट कि जो इजैकुलेटेड सीमन हो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर ना करे और उसी लेटेक्स शीट में रह जाए। ये क्या करेगा, कंसेप्शन को प्रिवेंट करेगा। इसमें कह रहा है कि निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल। मेल के लिए एक बहुत पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्शन जो कॉन्डम है उसका नाम है निरोध। यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स। ये दोनों एक बड़ी रीज़न है डेथ का। बड़ी रीज़न डेथ का नहीं आप बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं अभी तक है, बट हाँ अब थोड़ा नंबर बढ़ रहा है, या फिर कहें बढ़ रहा था, जो कि कॉन्डम का यूज करने से कुछ कम हुआ है, कुछ कम हुआ है। लेकिन अभी भी जहाँ पे नॉलेज नहीं है वहाँ पे अगर ये मेल प्रैक्टिसेस होती हैं तो एड्स और STDs की कंडीशंस बढ़ती जाती हैं, जो कॉन्डम का यूज करने से प्रिवेंट होता है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, इनके दोनों जो कॉन्डम्स होते हैं वो डिस्पोज किए जा सकते हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस वजह से यूजर को एक प्रिवेसी भी देते हैं, अपनी गोपनीयता भी एक थोड़ी सी प्रदान करते हैं। डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स, ये भी 3 अलग अलग टाइप के बैरियर मेथड्स हैं जो कि मेड अप ऑफ रबर के बने होते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर लगाए जाते हैं टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। दे प्रिवेंट कंसेप्शन, वो कंसेप्शन को प्रिवेंट करते हैं स्पर्म की एंट्री को रोक कर। दो सर्विक्स थ्रू द सर्विक्स से स्पर्म के क्या बोलते हैं मीटिंग को रोक करके ये क्या करते हैं, कंसेप्शन से बचाते हैं। ये रीयूजेबल होते हैं, ठीक है।
आगे कह रहा है कि स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी आती हैं, यानी ऐसी क्रीम जो स्पर्म को मार देती हैं। जेलीज भी आती हैं और कुछ फोम्स भी आते हैं। along with these barriers increase the contraceptive efficiency, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रिवेंट करने के लिए ये अलग अलग टाइप की चीज़ें भी मौजूद हैं जो कि यूज की जाती हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज़ और आपको हम बता दें कि जो कॉन्डम्स होते हैं ये मेल के लिए होते हैं, दैट इज़ वन थिंग। बाकी जो सारे मेथड्स हैं वो सारे फीमेल के लिए ही बताए गए हैं। ठीक है, एक क्लास में आप जो पढ़ेंगे अभी यहाँ पे आप धीरे धीरे जानेंगे क्या क्या है। आप ऐसे जान लीजिए कि जो आप बैरियर मेथड पढ़ रहे हो उसमें कॉन्डम केवल मेल के लिए, बाकी सारे बैरियर मेथड फीमेल के लिए। ठीक है, जिसके अंदर अच्छा यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि कॉन्डम का यूज़ करने से आप STI और एड्स से भी बचेंगे, जबकि इनका यूज करने से ऐसा बचने के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आगे चल रहा है, कह रहा है कि अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। एक बहुत पॉपुलर, बहुत इफेक्टिव मेथड जो कि यूज किया जाता है जिसका नाम है IUDs। ये डिवाइस होती हैं, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। यानी यूट्रस में ये कुछ डिवाइसेस डॉक्टर और नर्सेस के द्वारा लगाए जाते हैं। These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs। non-medicated IUDs के रूप में अवेलेबल हैं, जिसका एग्जांपल है लिपीज लूप। non-medicated IUDs क्या है? लिपीज लूप। कॉपर रिलीजिंग IUDs क्या क्या हैं? कट, CU7, मल्टी लोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग IUD क्या है? प्रोजेस्ट्रेस और LNG-20। ठीक है, ये कुछ हार्मोन रिलीजिंग आपके IUDs भी हैं। IUDs इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। IUDs क्या करती हैं? स्पर्म की फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी स्पर्म को पकड़ के भक्षण करना शुरू कर देते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं विद इन द यूट्रस के अंदर। एंड कॉपर आयंस suppress sperm motility and the using capacity of sperm and fertilizing capacity of sperm। कह रहा दो चीज़ होता है, IUD जो होता है वो फैगोसाइटोसिस कर देता है स्पर्म का। दूसरा काम क्या करता है कि जो कॉपर रिलीज होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम कर देता है। इस वजह से स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्लाइन कर जाती है। द हार्मोन रिलीजिंग IUD इन एडिशन, हार्मोन रिलीजिंग IUD के बारे में भी कुछ कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, तो हार्मोन रिलीजिंग IUD क्या करता है? आपके यूट्रस को अनसूटेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन के लिए वो फेवरेबल ही नहीं रहता। एंड सर्विक्स को होस्टाइल कर देता है स्पर्म के लिए, यानी सब बवाल मचा देता है। कैसे? IUDs are ideal contraceptive for females who want to delay pregnancy or space children। यानी कि IUD एक बेटर मेथड है फीमेल्स के लिए, जहाँ पे वो जो चीज़ें चाहती हों कि वो ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी थोड़ा डिले करना चाहती हैं बट पॉपुलेशन जारी रहेगा, तो प्रेगनेंसी को थोड़ा सा डिले करना है या फिर दो बच्चों के बीच में गैप चाहिए। ठीक है, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया के अंदर, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। कह रहा है कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ इधर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज्ड बाय फीमेल्स। तो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें आप क्या कह रहे हो कि प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो फीमेल्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन से प्रिवेंट करने के लिए। दे आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इस रूप में, इसलिए पॉपुलरली इन्हें पिल्स कहा जाता है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर 21 डेज। 21 दिन तक लगातार पिल्स को लेना होता है, स्टार्टिंग प्रीफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के प्रेफर्ड टाइम है कि 5 दिन के अंदर आप
पिल्स लेना स्टार्ट कर दो, 21 दिन तक लिया जाता है। आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज, 7 डेज का बीच में गैप देते हैं, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस वक्त थोड़ा सा गैप देते हैं 7 दिन का। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। और 21 दिन तक आप क्या करते हो, ये टैबलेट्स लेते हो, फिर 7 दिन का गैप कर देते हो। 28 दिन की साइकिल होती है, 7 दिन का गैप कर दिए, 7 दिन के अंदर क्या हो गया, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना वो हो गया, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। अब इसके बाद में अगली साइकिल में फिर स्टार्ट कर दो, फिर स्टार्ट कर दो, ठीक है, फिर 21 दिन तक लोगे, फिर गैप करोगे। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। इसमें होता ये है कि आपका ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है और आपके सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को बदल देता है, सो दैट स्पर्म की जो एंट्री है उसको प्रिवेंट करी जा सके। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। ये बहुत क्वालिटी मेथड्स हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, लीस्ट साइड इफेक्ट होता है और इसको फीमेल्स ऑप्ट करते हैं। अरे भैया अगला चीज़ कह रहा है कि सहेली एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल ले रही है, कंटेन्स, इसके अंदर क्या है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, यानी कि इसमें स्टेरॉयड्स का यूज नहीं किया जाता। स्टेरॉयड यही प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये स्टेरॉयड्स होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, जो कि आप कहाँ पढ़ते हो, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो 11th में। वंस अ वीक पिल होता है जिसके बहुत ही फ्यू साइड इफेक्ट होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज बहुत हाई होती हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। या तो आप केवल प्रोजेस्टेरोन लो या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लो, ये दोनों भी यूज की जा सकती हैं फीमेल्स के द्वारा। किस रूप में, इंजेक्शन के रूप में या फिर इम्प्लांट्स के रूप में, यानी स्किन के अंदर उसको इम्प्लांट कर देते हैं। यहाँ ऊपर इमेज था, यहाँ देखिए ये इम्प्लांट कर दिए, यहाँ पे देखिए एक आईओडी की इमेज है, जस्ट इसमें कट प्रॉपर्टी, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिक्स भी आप ले सकते हैं इंजेक्शन या फिर इम्प्लांटेशन अपनी स्किन के अंदर। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल। इनका मोड ऑफ एक्शन पिल के रूप में ही रहता है और देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। ये पिल की तरह ही काम करते हैं और इनका जो इफेक्टिव पीरियड, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं बीच बचाव जो करते हैं, वो काफ़ी टाइम तक होता है। किसके मुकाबले, पिल्स के मुकाबले, ठीक है। Administration of progesterones or progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could have to be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। ठीक है, आज की सोसाइटी में कैजुअल सेक्स एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इसमें प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए आपको मेथड बताए जा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, प्रोजेस्टेरोन ले या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले या फिर आईयूडी ले 72 घंटे के अंदर, क्वाइटस यानी जब भी आप इंटरकोर्स किए हैं उसके 72 घंटे के अंदर, ठीक है, ओके। तो इससे क्या, अच्छा, ये रेप केसेस में भी यूज की जाती है सो दैट कि प्रेगनेंसी से बच्ची को बचाया जा सके।
लास्ट में आपका सर्जिकल मेथड, इसी को स्टेरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, स्टेराइल किए जाते हैं। होता क्या है, जनरली एडवाइस किया जाता उन फीमेल पार्टनर को, मेल फीमेल पार्टनर को एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर, किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाई प्रिवेंट कंसेप्शन। यानी सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से जो गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्रिवेंट कर दिया जाता है, कंसेप्शन प्रिवेंट कर देता है, रुक जाता है। अगला कह रहा है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी। मेल में स्टेरिलाइजेशन होता है उसे वैसेक्टोमी कहते हैं। एंड फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। इन वैसेक्टोमी एक स्मॉल पार्ट वॉश डिफरेंस का काट दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है एक छोटे से इंसिजन के द्वारा, ठीक है, स्क्रोटम के ऊपर। बात समझ आ गई। जबकि ट्यूबेक्टोमी में एक छोटा सा पार्ट काटा जाता है फीमेल का और उन्हें स्मॉल इंसिजन के द्वारा एब्डोमेन के अंदर, यहाँ देखिए क्या लिखा है, टाई अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन, छोटे से कट के द्वारा स्मॉल इंसिजन के द्वारा टाई किया जाता है किसके अंदर, एब्डोमेन के अंदर, और थ्रू वजाइना, वजाइने के रास्ते एब्डोमेन के अंदर टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये टेक्निक बहुत हाईली इफेक्टिव होती है, बट इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। यानी आप अगर चाहें स्टेराइल से फिर से फर्टाइल होना तो ये बहुत पुअर है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे कह सकते हैं, इट नीड टू बी emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with the qualified medical professionals। यानी कि ये सारी चीज़ें, सारी मेथड्स एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के ही आप ऐसे बोल सकते हो, उनके द्वारा ही सजेस्ट किया जाए, उन्हीं के द्वारा ही आप ये चीज़ें लो। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, एक हर व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही यूज़ करें। इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। ये जो एक नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट है उसके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, जो कि क्या है नेचुरल इवेंट, कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी। कंसेप्शन और प्रेगनेंसी दोनों सेम बात है सर। वन इज फोर्स टू यूज दीज मेथड्स इधर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। ये जरूरी नहीं है यूज करना, बट आप इसे क्यों यूज कर रहे हो, अपने पर्सनल रीजन के लिए, या फिर कह सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी के बीच में डिले करने के लिए। नो डाउट, कोई शक शुबा नहीं है। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ये चीज़ आपको समझना होगा कि इसका वाइड स्प्रेड विश्व भर में यूज होने से एक सिग्निफिकेंट रोल आया है, एक महत्वपूर्ण इसने रोल अदा किया है पॉपुलेशन को चेक करने के लिए, चेक मतलब कंट्रोल करने के लिए। हाउएवर इनके थोड़े से कुछ पॉसिबल इफेक्ट्स हैं, जैसे नॉजिया, थकावट टाइप, एब्डोमेन पेन, पेन में दर्द, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है जहाँ पे आपका ब्लीडिंग ज़्यादा चलता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर ब्रेस्ट कैंसर, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। मतलब ये बहुत अधिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये पॉसिबल रीजन है, बट इट शुडंट बी इग्नोर्ड, टोटली इग्नोर आप नहीं कर सकते कि ये रीज़न नहीं है। अगली चीज़ है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे आप अबॉर्शन भी बोलते हो। उससे पहले आप ये छोटा सा जो डिब्बे में लिखा है उसको पढ़ लेते हैं कि जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ 2017 में। कहा गया, ये कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इलीगल, अरे भैया देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ
इलीगल एबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया। अच्छा, ये किस लिए किया गया? सो दैट कि एबॉर्शन, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इलीगल एबॉर्शन और जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनके डेथ को बचाने के लिए किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि एक प्रेगनेंसी, सुनिका क्या कहा गया, ए प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन अ सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड, कुछ ग्राउंड पे ही ये चीज़ें टर्मिनेट की जाती हैं विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी पहले 12 हफ्ते के अंदर अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से परमिशन या फिर कहें ओपिनियन लेनी होगी। अगर प्रेगनेंसी ने 12 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम ले लिया है लेकिन 24 हफ्ते से कम है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है। मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट। ठीक, द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर, कौन से ग्राउंड पे ये ओपिनियन देंगे? देखिए कह रहा है द continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of pregnant women or the grave injury physical or mental health। यानी कि अगर इसके बाद आप प्रेगनेंसी को करते हो तो उससे रिलेटेड जो रिस्क है उस प्रेग्नेंट वुमेन के साथ, जिस इंजरी, जो मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा मिल सकता है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी। देयर इज substantial risk that of the child would born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped। यानी कि मेंटल या फिर फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती है जो बच्चा जन्मेगा उसके अंदर, और सीवियर केसेस में बच्चा विकलांग भी हो सकता है। तो ये कुछ ग्राउंड है जिनके ऊपर ओपिनियन लेनी होती है। अगर 12 वीक हो एक प्रैक्टिशनर, 12 वीक से ज़्यादा हो, 24 से कम हो, दैट मीन्स आप 2 प्रैक्टिशनर से ओपिनियन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं एमटीपी की। कह रहा कि इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज नोन एज एमटीपी, और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। नियरली 45 से 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर परफॉर्म किए जाते हैं पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, अकाउंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन द ईयर। यानी कि 1/5 ऑफ टोटल, यानी कि जितनी प्रेगनेंसी पूरे विश्व में कंसीव की जाती है उसका 1/5 पार्ट क्या होता है? 1/5 पार्ट अबॉर्शन करा लेता है। बात समझ आ गई? ठीक है। वेदर टू एक्सेप्ट, देखिए, वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, ethical, religious and social issues involved in it। देखिए, एक्सेप्ट करना, एमटीपी को लीगलाइज करना, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में इन चीज़ों पे आप ऐसे कर सकते हो कि लोग इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, लोग इसको लीगलाइज नहीं करते हैं, और सारी चीज़ें कई सारे कंट्रीज़ में चलती हैं। किन वजहों से? इमोशनल कुछ वजह हो सकते हैं, कुछ एथिकल वजह हो सकते हैं, रिलीजियस वजह भी होते हैं, कुछ सोशल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब वजहों से इस पर चर्चा नहीं होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज कर दी एमटीपी को 1971 में विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ये सब याद रखिएगा, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। लीगलाइज तो की लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी रखी टू अवॉइड इट्स मिसयूज, इसके मिसयूज से बचाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन भी रखी। सच रेस्ट्रिक्शन आर all the more important to check the indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India। चूंकि एमटीपी लीगल है इंडिया के अंदर, इसके कुछ मिसयूज होते हैं
ठीक है। तो ये एमटीपी को 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, सो दैट इसका मिसयूज ना हो या फिर कम से कम हो। जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो इम्पोर्टेंट थे, सो दैट कि जो कि फीमेल फर्टिसाइड है इलीगली रूप से उसको बचाया जा सके। और एक चीज़ और कि इंडिया के अंदर इलीगली रूप से फीमेल फर्टिसाइड अभी भी हाई है। वाई एमटीपी क्यों? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। इनसे बचने के लिए आप क्या करते हो? एमटीपी करते हो। क्यों आपको ये क्यों चाहिए? सो दैट ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस की वजह से जो भी अनवांटेड चाइल्ड आता है, प्रेगनेंसी आता है, उससे बचाव के लिए आप क्या करते हो? एमटीपी को ऑप्ट करते हो। या फिर फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप, कब आप करते हो? या फिर अगर किसी का रेप हो गया है या फिर क्वाइटस के दौरान आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लिया भी था लेकिन वो फेल हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भी आप एमटीपी को ऑप्ट करते हो। एमटीपी आर ऑल्सो असेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus both। और यानी कि एमटीपी आप तब भी करते हो जब जान का रिस्क हो, इधर मदर और बेबी और मे बी दोनों को। एमटीपी आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले तिमाही में आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक महीने में 4 आपके वीक होते हैं, यानी 4 तिहाई 12। पहले 12 वीक के अंदर जो आपका एमटीपी होता है वो बहुत सेफर माना जाता है। इट रिलेटिवली सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच रिस्कियर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन रिस्कियर होता है। वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट majority of MTBs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मेजॉरिटी ऑफ जो MTP होता है, मेजॉरिटी वो इलीगली या फिर अनक्वालिफाइड लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो कि अनसेफ ही नहीं, यानी अनसेफ तो है, दैट इज फाइन, अनसेफ तो है बट कुड बी फेटल टू, खतरनाक भी है। अनदर डेंजरस ट्रेंड दैट इज मिसयूज ऑफ एमिनो सिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। यानी कि एमिनियोटिक फ्लूइड उस फिटस से निकाल के जांच करते हैं, फीमेल आई तो क्या कराते हैं? फीमेल फर्टिसाइड करा देते हैं। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट फॉलोड बाय द एमटीपी। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। समझाई बात? ठीक है, आगे चलते। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फिटस। इन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये मदर और फिटस दोनों के लिए क्या है? खतरनाक है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस and risk factors involved in illegal abortions as well as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग में आपका बहुत सारे एजुकेशन की कमी थी सेक्सुअल हेल्थ को लेके, बट इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में थोड़ी नॉलेज बढ़ी और सारी चीज़ें हुई। अब अबॉर्शन को लेके लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं, उनको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी, प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सच प्रैक्टिसेस को अवॉइड किया जाएगा क्योंकि ये मदर और फीटस दोनों के लिए खतरनाक है। इफेक्टिव काउंसलिंग की ज़रूरत है सो दैट अनप्रोटेक्टेड ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इनसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स को ना करें, इसके रिगार्डिंग काउंसलिंग की ज़रूरत है। एंड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल एबॉर्शंस, यानी इलीगल एबॉर्शंस से जो रिस्क फैक्टर हैं उनके बारे में भी लोगों को बताने की ज़रूरत है। ठीक है। मोर हेल्थ फैसिलिटीज़ को रिवर्स द मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड। और ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी जब समाज में अवेलेबल होगा
तो ये अनहेल्दी जो ट्रेंड चला आ रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन्फेक्शंस और डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज STI और विनरल डिजीजेस। तो याद रखिएगा STI को विनरल डिजीजेस भी कहते हैं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये सारी डिजीजेस फैलती हैं। फाइन, आगे चलते हैं। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI भी इसी को बोलते हैं, रिप्रोडक्टिवली ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसी को बोलते हैं। अब कुछ इसके एग्जाम्पल है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, कैलामाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, and of course the most discussed infection in recent year HIV leading to AIDS। HIV जो कि HIV एक इन्फेक्शन है जो कि आगे एड्स को प्रवोक करता है। आर सम ऑफ द कॉमन STIs among these HIV इन्फेक्शन मोस्ट डेंजरस है, जो कि चैप्टर 7 में वेरी डिटेल में बताया गया, बहुत डिटेल में बताया गया। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस B, HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शंस, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इन सब चीज़ों को शेयर करने से भी इस टाइप के इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जब आप शेयर करोगे, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ये करोगे, एक इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस, यानी कि अगर एक HIV पॉजिटिव मदर है, उसका ब्लड फीटस के साथ ट्रांसमिट कर गया, तब भी HIV होने के चांसेस हाई होते हैं। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस B को छोड़ के जेनाइटल हर्पीस और HIV, देखिए 3 इसमें नाम बोल रहा है, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीस और HIV। इन तीनों को छोड़ के अदर डिजीजेस को कम्प्लीटली क्यूरेबल किया जा सकता है अगर समय से डिटेक्ट किया जाए और प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। तो अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा। तो जो कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं STIs के, वो क्या होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, जिसके अंदर खुजली होना, कुछ फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, हल्का उस रीजन में पेन होना, स्वेलिंग होना, ये कुछ आपके सिम्टम्स हैं जो कि आपके जेनाइटल रीजन में दिखते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होंगी मे बी एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है, यानी कि सिम्टम्स एब्सेंट भी हो सकता है, एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, और बहुत लंबे टाइम तक अनडिटेक्टेड भी रह सकती हैं। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द STIs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। देखिए इसके साथ एक ये है कि सोशल स्टिग्मा जड़ा गया है, यानी कि देखिए सिम्टम्स नहीं दिखाए जाते हैं या फिर होते हैं तो जांच नहीं कराए जाते हैं STIs वगैरह का, क्योंकि आपका एक सोशल स्टिग्मा इसके साथ अटैच हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन समय से जाता नहीं है, डिटेक्शन नहीं होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से लीड टू कॉम्प्लिकेशन, जो कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है, एंड इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, PIDs, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और कैंसर। इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। किसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती हैं। STIs आर अ मेजर थ्रेट टू दी हेल्दी सोसाइटी। STI एक बहुत बड़ा थ्रेट है एक हेल्दी सोसाइटी के अंदर, देयरफॉर इसलिए ज़रूरी है कि आपका प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन हो, एंड क्योर ऑफ दीज डिजीजेज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। यानी इस प्रोग्राम के अंदर एक प्राइम कंसिडरेशन दिया गया है इन चीज़ों को। दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शन, दियर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन्स ऑफ एज ग्रुप 15 to 24। देखिए इस रोग से सभी लोग क्या होते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। मोस्टली वल्नरेबल तो सभी हैं, लेकिन प्राइमरी जो हैं वो 15 से 24 साल के युवा होते हैं। द एज ग्रुप टू विच यू आर
यू ऑल्सो बिलोंग दिस एज, आप भी बिलोंग करते, देर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये होती है एजुकेशन, ये होता है जो कि आपको बताया जा रहा है ढंग से कि बेटा ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट इसमें चिंता की कोई बात नहीं है कि आप कुछ प्रिवेंशन अपना सकते हो। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग सम सिंपल प्रिंसिपल। तो सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करके सबसे पहला, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। प्रोस्टिट्यूशन इज द मेन रीजन ऑफ HIV। आज के टाइम पे कैजुअल सेक्स ये भी एक मेन रीजन होता चला जा रहा है। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग वाइटस, कॉपुलेशन के समय आप हमेशा कॉन्डम्स का यूज करें। इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और अर्ली डिटेक्शन कराएं और कंप्लीट ट्रीटमेंट्स कराएं अगर आपको इन्फेक्शन डायग्नोज हुई है तो। ठीक है, आज का लगभग लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी ये क्या होता है? इनफर्टिलिटी के बारे में कह रहा है कि अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। इसके बारे में बात किए बिना रिप्रोडक्शन या फिर कहें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की पूरी बात इनकम्प्लीट है बिना इस टॉपिक का चर्चा, अगर इस पे चर्चा ना किया जाए तो। विश्व में एक बहुत बड़ा कपल्स का नंबर इंडिया के अंदर भी इनफर्टाइल है। वो चाइल्ड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल और कोहैबिटेशन। अनप्रोटेक्टेड करने के बाद भी बच्चे, भाई अनप्रोटेक्टेड करोगे तभी तो बच्चे होंगे, बट उसके बाद भी बच्चे नहीं होते। द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी फिजिकल कंजेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इनफर्टिलिटी को बढ़ावा दे रही हैं, या फिर कह सकते हैं जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो रहा। इंडिया के अंदर फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। इंडिया के अंदर फीमेल को ऑफन ब्लेम किया जाता है, बांझ और दुनिया भर की कई सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बट more often than not the problem lies in the male partner. It's very sad bro। या क्वेश्चन करते हो फीमेल को, बट द प्रॉब्लम लाइज इन यू ओनली। ठीक है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स वगैरह हैं जहाँ पे आप डायग्नोसिस करा सकते हो, करेक्ट ट्रीटमेंट ले सकते हो सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स एंड इनेबल दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। और अलग अलग मेथड से, ट्रीटमेंट से आप बच्चे कंसीव कर सकते हो। हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स। जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, मेडिकेशन से नहीं हो सकता, तो कुछ टेक्निक्स की मेथड से भी बच्चे कंसीव कराए जा सकते हैं, जैसे कि आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट का एक मेथड होता है जिसके अंदर क्या होता है, देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ सच मेथड। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह रहा है कि IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी। यानी कि विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में, आप ऐसे समझ लीजिए कि बाहर फर्टिलाइजेशन किया जाएगा, बॉडी के बाहर, लेकिन कंडीशन बॉडी वाली ही दी जाएगी, जिसके बाद में क्या कराया जाएगा? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया जाता है इस मेथड के अंतर्गत। इस मेथड के अंदर, जो कि पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, इसमें होता क्या, ध्यान से सुनिएगा। इन दिस मेथड ova from wife donor female and sperms from the husband donor male are collected and are induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory। यानी वाइफ फीमेल जो है उससे
ओवा लिया गया, स्पर्म फ्रॉम द मेल, इन दोनों को इंड्यूस कराया गया, जाइगोट बनाया गया, एक सिमुलेटेड कंडीशन, सिमुलेटेड किसके अनुसार, बॉडी के अनुसार सिमुलेट किए गई है कंडीशन, लेबोरेटरी के अंदर वहाँ पे रखा गया। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, यानी कि जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो जो कि बनता है लगभग 8 ब्लास्टोमियर तक, कुड बी देन ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इस कंडीशन में उस जाइगोट को उठा के फैलोपियन ट्यूब के अंदर रख दिया जाता है, जिसे बोलते हैं आप जिफ्ट। जाइगोट का इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कराना, एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, जहाँ पे ब्लास्टोमियर बढ़ जाता है 8 से 16 हो जाता है, उसको आप इम्प्लांट करा देते हो कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल also could be used in such transfer to assist those females who cannot conceive। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इन विवो के अंदर क्या कह रहा है, एम्ब्रियोज फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल, फीमेल के अंदर जहाँ पे गैमीट फ्यूज कराया जाता है, ये भी एक मेथड है ट्रांसफर टू असिस्ट दो फीमेल्स जो कि कंसीव नहीं कर सकती। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ओवम को जो कि डोनर से कलेक्ट किया गया है उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि एक फीमेल, एक कोई अनदर, अगर फीमेल कंसीव नहीं कर सकती है तो किसी और फीमेल का ओवम लिया जाता है और उसको उसी फीमेल के किस जगह पे, फैलोपियन ट्यूब में कलेक्ट करके रखा जाता है, पहुंचाया जाता है, जिसे आप बोलते हो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, ठीक है, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, बट वन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। वो ओवम तो नहीं प्रोड्यूस कर सकती, लेकिन सारा जो इन्वायरमेंट है वो चीज़ तो प्रोवाइड कर सकती है। तो ओवम दूसरे से लिया गया और उसको जो फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसके फैलोपियन ट्यूब में रख दिया गया। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी, जहाँ पे स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर, किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा। आगे कह रहा है इनफर्टिलिटी केसेस ईदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर्स टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स in the ejaculates could be corrected by artificial insemination AI। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए इनफर्टिलिटी के केसेस किस वजह से होते, देखिए या तो मेल पार्टनर की इनअवेलेबिलिटी हो कि फीमेल को इंसेमिनेट कर पाए, या फिर बहुत लो स्पर्म काउंट हो इजैकुलेशन के बाद। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के द्वारा करेक्ट की जा सकती है। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, सीमन को हस्बैंड या फिर हेल्दी डोनर से आर्टिफिशियली कलेक्ट किया जाता है और इंट्रोड्यूस कराया जाता है ईदर इनटू वजाइना और इनटू यूटरस, वजाइना में या फिर यूटरस में, कंडीशन के अनुसार से आप ट्रांसफ़र कराते हो, जिसे आप IUI बोलते हो, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ठीक है। दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। Therefore, these facilities presently available in the very few centers in the country। इस वजह से, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज लोगों के द्वारा किया जाता है, स्पेशलाइज इसमें लोग होते हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, इसलिए ये फैसिलिटी थोड़ी सी अफोर्डेबल कम है, अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी कम है लोगों के अंदर। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि देश में बहुत कम ही सेंटर हैं। ओबियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड पीपल, नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि मैंने बोला। देखिए इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं इन मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए, कि अगर एक सोसाइटी में आप ऐसे बोला जाए कि अगर मेल कैपेबल नहीं है टू प्रोड्यूस ए हेल्दी स्पर्म
और बोला जाए कि एक दूसरे कोई बाहरी मेल से स्पर्म लाया जाए और उसे इंसेमिनेट किया जाए, तो ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लो। या फिर इसी का जस्ट उल्टा हो जाए कि अगर फीमेल कैपेबल नहीं है तो किसी एक हेल्दी फीमेल से ओवम उठा के उस फीमेल को दिया जाए, या फिर कहे उस फीमेल में इंसेमिनेट किया जाए, तो ये भी थोड़ी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो ये भी रीज़न होता है कि जिसकी वजह से ये सारे मेथड सोसाइटी में कम ही ऑप्ट किए जाते हैं। सिंस Since the ultimate aim of these procedure is to have children, ultimate aim क्या है कि बच्चे हो जाए। In India we have so many orphaned and destitute children। इस भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑर्फन है या फिर डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, जो कि नॉट सर्वाइव टिल मेच्योरिटी, जो कि मेच्योरिटी तक भी नहीं जीवित रह पाते अनलेस टेकन केयर ऑफ, अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो। हमारा लॉ परमिट करता है कि आप लीगली अडॉप्ट कर पाओ, एंड इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। और ये एक बेस्ट मेथड होगा अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा समरी है, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे। देखिए रिप्रोडक्शन के बारे में कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी रेफर्स टू अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सारे एस्पेक्ट में, जहाँ पे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल है। हमारा नेशन पहला ऐसा नेशन था जिसने वर्ल्ड में इनिशिएट किया अलग अलग एक्शन प्लान को नेशनल लेवल पे, जिससे कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाई जाए। काउंसलिंग किया जाए, अवेयरनेस लाया जाए पीपल के अंदर अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस और उनसे रिलेटेड चेंजेस के बारे में, सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, STIs के बारे में जिसके अंदर एड्स भी आता है। ये कुछ प्राइमरी स्टेप होंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना एंड केयर ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, यानी इन मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, प्रेगनेंसी रिलेटेड एस्पेक्ट को, डिलीवरी को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इन चीज़ों को प्रिवेंट करना, जैसे STI है, बर्थ कंट्रोल है, इनफर्टिलिटी है, पोस्ट नेटल चाइल्ड एंड मैटरनल मैनेजमेंट, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज टेकन प्लेस in our country as indicated by reduced maternal and infant mortality rates। यानी कि इसका नंबर बहुत, क्या कह रहा है कि एक इम्प्रूवमेंट देखी गई है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के रूप में, जो कि हमारी कंट्री ने ऑप्ट किया है। क्यों? क्योंकि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत तेज़ी से डिक्लाइन किया गया हुआ है। अर्ली डिटेक्शन और क्योर ऑफ STI, असिस्टेंस टू इनफर्टाइल कपल। ठीक है, ये समझ आया? फिर से देखते हैं। कह ये रहा है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बहुत, आप कह सकते हो कि उस हेल्दी सोसाइटी के बनाने के लिए हमने एक अच्छा कदम बढ़ाया है, या फिर कहें उसके एक पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं, क्योंकि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत तेज़ी से डाउन हुआ है, STI का डिटेक्शन और क्योर बहुत तेज़ी से हो रहा है, इनफर्टाइल कपल को असिस्टेंस मिल रही है। ठीक है, तो ये सब रीज़न है। अगला कह रहा है कि इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड बेटर लिविंग कंडीशन प्रमोटेड एंड एक्सप्लोजिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये चीज़ें, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ का बेटर होना, लिविंग कंडीशन का बेटर होना, ये सब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किया है। सच ग्रोथ नेसेसिएटेड इंटेंस प्रोपगेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रोपगेट कराई, आप ऐसे समझ सकते हो। वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस बताए गए हैं जो कि अवेलेबल हैं, नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर, IUD, पिल्स, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स टू। Contraceptives are not regular requirement for reproductive health. One is forced to use them to avoid pregnancy or to have space between the pregnancy। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप
ये ऑप्ट करें। अगर आप कॉपुलेट नहीं करते हैं, आपको बच्चे नहीं चाहिए, तो आप नहीं इसका यूज करें। बट अगर आप करते हैं और आपको गैप चाहिए तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री 1971 में। एमटीपी इज जनरली परफॉर्म टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए, किसकी वजह से आए, जो कि रेप या फिर कैजुअल रिलेशनशिप की वजह से जो आती है। एज ऑल्सो इन केसेस when the continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either the mother or fetus or both, यानी कि एमटीपी तभी परफॉर्म किया जाता है जब बच्चा, माँ या दोनों के लिए प्रेगनेंसी हार्मफुल हो सकता है। इन्फेक्शंस और डिजीजेज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड STIs। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज भी इन्हीं को बोलते हैं। स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी। अर्ली डिटेक्शन क्या करता है, फैसिलिटेट करता है किस चीज़ से, बेटर क्योर। जब आप पहले अर्ली डिटेक्शन करोगे तभी तो इन रोगों से आप अपने आप को बचा पाओगे। अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स, यूज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस और सम ऑफ द सिंपल प्रिकॉशंस टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग STI, जिनको फैलने से इन चीज़ों से आप बचा सकते हैं। Inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is known as infertility। ये डेफिनेशन देखिए, आप समरी पढ़े तो कुछ नहीं आ सके कि 2 साल तक लगातार आप क्या करते रहें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते रहें और फिर भी बच्चे ना हो तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। वेरियस मेथड्स अवेलेबल हैं कपल्स के लिए, जिसके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाई एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र फीमेल जेनाइटेड ट्रैक्ट के अंदर, ये एक मेजर मेथड है जिसे आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हो। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। तो सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख के हम आपको धन्यवाद बोलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ जुड़े रहे इतने देर तक हमको सुने। देवी और सज्जनों, तो बहुत ज़रूरी है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाई जाए। ठीक है, बाय बाय।